गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th में लेसन नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे लेसन नंबर 7 के। आज के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 7 करेंगे। ओके बच्चों, आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो है ना, आज के वीडियो में या अभी से अब मैं तुम्हें है ना वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगी। जितना भी तुम्हारे है ना बुक के अंदर है टॉपिक्स है वो सारे मैं तुम्हें यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगी। और तुम्हारा जो भी वो काम होगा या तुम्हारे नोट्स होंगे वो तुम्हें पीडीएफ के थ्रू व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ओके बच्चों, सभी को पीडीएफ के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप काम की चिंता ना करें, आप ध्यान से इसको समझें। अगर आपको लगता है कि यह पॉइंट कोई भी है कि आपको लिखने वाले तो आप रफ कॉपी में उसको नोट कर लेना। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं ये पॉइंट हमें लिखना है जो टीचर समझा रहे हैं तो आप उसको रफ कॉपी में नोट करते हो। अदरवाइज जब मैं समझा रही हूँ तो आप अच्छे से समझेंगे और जो भी आपके नोट्स होंगे वो आपके पीडीएफ के थ्रू आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, बात समझ आई? तो हम स्टार्ट करते हैं अब लेसन नंबर 7। तो हमारा पीछे वाला टॉपिक चल रहा था प्रतिवृत्ति क्रिया। क्या चल रहा था? प्रतिवृत्ति क्रिया। तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी, तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अचानक से होने वाली क्रियाएं वो क्या होती है? प्रतिवृत्ति क्रियाएं। मतलब हमारी बिना मर्जी की हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कि है ना हम जैसे है ना ये कोई मान लो कोई गर्म चीज आ गई तो हमारी बिना मर्जी की हो रही है, हमें कोई वो इंडिकेशन थोड़ी नहीं मिलता कि नहीं। अबे हमें माइंड को थोड़ा ना हम ऐसे डिटेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ से हाथ हटाना नहीं। ये अचानक से होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ठीक है ना, ऐसी क्रियाएं क्या होती है? प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती है। इन प्रतिवृत्ति क्रियाओं के अंतर्गत क्या बनता है? प्रतिवृत्ति चाप बनता है। अब वो कैसे बनता है देखेंगे। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी। तो बच्चों ये देखो, ये हमारा डायग्राम है प्रतिवृत्ति चाप का। कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी, ये सब कुछ समझाएं उससे पहले देखो, जो हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो क्या होती है? हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय की क्या होती है? इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय की क्या होती है? इकाई होती है। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? तंत्रिका तंत्र बनाती है। पूरा एक क्या बनाती है? तंत्रिका तंत्र। क्या बनाती है? तंत्रिका तंत्र। ये जो तंत्रिका तंत्र है ना वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। 2 प्रकार के तंत्र होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो इसमें नाम देखो इनका क्या क्या है। नाम है इसका केंद्रीय, मतलब जो केंद्र में होते हैं, जो केंद्र में तंत्रिकाएं होती है उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय मतलब किनारे पे, जो किनारे पे होगी तंत्रिकाएं उनको क्या वो तंत्र को क्या बोलेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्र में कैसे? जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो केंद्र में, केंद्र मतलब मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क और जो हमारे पीछे वाली जो मेरु रज्जु होती है ना उससे मिलके जो तंत्र बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलके बना होता है? मस्तिष्क एंड मेरु रज्जु से। किससे मिलके बना होता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। ठीक है, अब जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है, हमारा मस्तिष्क है और पीछे क्या है? मेरु रज्जु। यहाँ से मेरु रज्जु, यहाँ से मेरु रज्जु निकलती है। ठीक है, अब जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से मिलके जो तंत्रिका तंत्र बना उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि क्या है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु का है केंद्र में। ठीक है, अब मस्तिष्क और जो मेरु रज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है, जो तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया? मस्तिष्क में कपाल के अंदर तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिका, उनसे जो तंत्रिका कोशिकाएं निकलती है वो कहाँ जाती है? पूरी बॉडी में। और मेरु रज्जु से भी जो निकल रही है वो कहाँ जा रही है? पूरी बॉडी में, हाथों में, पैरों में, हर जगह पे जा रही है। ठीक है, अब वो जा रही है तो फिर है ना जो कपाल से निकल के और जो मेरु रज्जु से निकल के जो तंत्रिका कोशिका जा रही है वो कहाँ पर जा रही है? शरीर में किनारे पे जा रही है। तो इसलिए कपाल से निकल के, मेरु रज्जु से निकल के जो तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में प्रत्येक भाग में जाती है और एक तंत्र का निर्माण करती है, उस तंत्र को क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। बात समझ आई? कपाल तथा मेरु रज्जु से निकलकर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं
ठीक है। एक तंत्रिका शरीर के विभिन्न भागों में जाकर एक तंत्र का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। बात समझ आई? परिधीय तंत्रिका तंत्र भी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो कोशिकाएं निकलती है, तंत्रिका कोशिका, उनसे मिलकर बना होता है। बात समझ आ गई? तो ये बना है हमारे जो कपाल या मेरुरज्जु से निकल के जो तंत्रिका कोशिकाएं आती है, उनसे मिलकर बना है परिधीय तंत्र। अब जो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, इसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब दो प्रकार की कौन सी होती है इसमें देखो। अब देखो, अब हमारे हाथों में कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में केंद्रीय तंत्रिका। परिधीय तंत्रिका तंत्र हाथों में, पैरों में, हर जगह पे, ठीक है। अब ये केंद्रीय जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जब जैसे मैं गर्म चीज को छू रही हूँ, गर्म चीज को छूंगी तो क्या होगा? तो बताओ, जो हमारे इसमें हाथ में जो ग्राही होंगे, जो रिसेप्टर्स होंगे त्वचा के अंदर, वो क्या करेंगे? सूचना को क्या ले जाएंगे? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाएंगे। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वो सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे ही हमने कोई गर्म चीज को छुआ तो हमारे क्या यहाँ से कुछ ऐसे तंत्रिका कोशिकाएं थी जो कहाँ ले गई सूचना? मेरुरज्जु तक या मस्तिष्क तक लेके गई। तो जो लेके जाती है, जो सूचनाओं को लेके जाती है, उन जो सूचनाओं को लेके जाती है, वो तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी होती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। जो सूचनाओं को मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेके जाती है, वो कौन सी तंत्रिका कोशिका होती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। वह तंत्रिका कोशिका जो सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है, वह कौन सी कोशिका होती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब ये कि मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले, और वहां से कोई वापस सूचना तो आएगी ना। अब जैसे ये सूचना लेगी तो वहां से कोई वापस सूचना, वहां से वापस सूचना आएगी तो उसको उस सूचना को वापस उस अंग तक लाने के लिए कोई ना कोई दूसरा होगा तंत्रिका कोशिका। वो दूसरी जो तंत्रिका कोशिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचना को, वह तंत्रिका कोशिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचना को लक्ष्य अंग तक लाती है। लक्ष्य अंग मतलब जहां पर कार्य होना है, लक्ष्य अंग तक लाती है, वो कौन सी होती है? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। वह कौन सी तंत्रिका कोशिका होती है? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। वह कौन सी तंत्रिका कोशिका होती है? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिका कोशिका, एक संवेदी तंत्रिका कोशिका और दूसरी प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है वो क्या होती है? ग्राही के द्वारा ग्राही से प्राप्त होने वाली सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाली कोशिकाएं होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को लक्ष्य अंग तक लेकर आने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, ये हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र का कंप्लीट हो गया कि भाई तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का, केंद्रीय परिधीय। केंद्रीय बनता है मस्तिष्क मेरुरज्जु से, परिधीय बनता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं से, ठीक है। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र उसमें दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं की, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचना लक्ष्य अंग तक लेकर आती है। बात समझ आई? वापस सूचना लेके आने का काम प्रेरक का, लेके जाने का काम संवेदी तंत्रिका कोशिका का। ये इतना हो गया। अब हम बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया पर। अब आपको अच्छे से प्रतिवर्ती क्रिया समझ आ जाएगी। हमारे हाथों में क्या होते हैं? ग्राही होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, मान लो कोई भी चीज है, गर्म है, ठीक है, और उसको हम छूते हैं तो हमारे हाथों में क्या होते हैं? ग्राही होते हैं। उन ग्राही को जब ये छूते हैं तो ग्राही क्या हो जाते हैं? वो एक्टिव हो जाते हैं। ग्राही एक्टिव होते हैं तो जो सूचना है वो कहाँ पे गई? जो भी ग्राही एक्टिव हो, ग्राही को क्या लगा? ये गर्म लगा, उष्मा महसूस हुई ग्राही को। ग्राही ने उष्मा की सूचना कहाँ किसको दी? संवेदी तंत्रिका कोशिका को। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसकी संवेदी तंत्रिका कोशिका को सूचना दी। संवेदी तंत्रिका कोशिका ने सूचना ले जाकर कहाँ पे दे दी? मेरुरज्जु में। संवेदी तंत्रिका कोशिका ने सूचना ले जाकर कहाँ दे दी? ये क्या है? मेरुरज्जु है। कहाँ क्या है? ये मेरुरज्जु। जैसे हमारे जो पीछे वाले ये होते हैं ना, यहीं पे होते हैं ना, ये क्या है? मेरुरज्जु। यहाँ पे लेके जाके सूचना दे दी। सूचना दी तो यहाँ पे एक है ना, बीच के अंदर प्रेरक तंत्रिका कोशिका और संवेदी तंत्रिका कोशिका के बीच में एक कोशिका है, उसका नाम है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, ठीक है। वहां पे कहीं एनालाइज हुआ। अब हमें क्या करना है? उसकी जो वापस जो सूचना, हाथ हटाने की सूचना ये लेके गई कि भाई ऊष्मा की सूचना लेके गई कि हमारे हाथों के पास क्या है? ऊष्मा। अब ये क्या सूचना दे रहे? वापस हाथ हटाने की सूचना देके
भेज रहा है, वापस हाथ हटाने की सूचना दे रहा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका लेके जाके लक्ष्य अंग कौन सा रहेगा इसका, फिर पेशी ऊतक, ठीक है ना। पेशी ऊतक को सूचना दे देगा। जैसे पेशी ऊतक को सूचना दे देगा, पेशी ऊतक क्या करेगा, जो हमारे हाथों का मूवमेंट है वो पेशियों के द्वारा ही होता है। पेशी ऊतक क्या करेगा, फट से उस हाथ को हटा लेगा। ये होती हमारी प्रतिवृत्ति क्रिया। बात समझ आई, ठीक है। कोई हम ग्राही है, वो संवेदी तंत्रिका कोशिका से मेरुरज्जु तक सूचना लेके जाता है, मेरुरज्जु से वापस उसको ना सूचना मिलती है, उसके प्रति जो क्रिया हो रही है उसकी सूचना मिलती है, और वो कहा लक्ष्यांग पेशी कोशिका तक आती है या पेशी ऊतक तक आती है, और वहां से हाथ हट जाता है। ये होती है हमारी प्रतिवृत्ति क्रिया। इसके अंतर्गत देखो एक चाप सा बन रहा है, इस चाप को इसलिए ये चाप सा बन रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रतिवृत्ति चाप। क्या बोलेंगे, प्रतिवृत्ति चाप बोलेंगे। बात समझ आई नहीं आई, ये हो गया हमारा प्रतिवृत्ति क्रिया। और एक बात और, जो प्रतिवृत्ति क्रिया होती है ना, उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 चीजों का ही मेन रोल होता है। ग्राही का, ये संवेदी परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन भाग लेता है प्रतिवृत्ति क्रिया में, मेरुरज्जु। कौन भाग लेता है, मेरुरज्जु। बात ध्यान रखना, प्रतिवृत्ति क्रिया के अंतर्गत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग लेता है, मेरुरज्जु भाग लेता है। तो इसके अंतर्गत है ना मस्तिष्क का कोई स्पष्ट रोल नहीं होता। प्रतिवृत्ति क्रिया के अंदर मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता, ये ध्यान रखना। प्रतिवृत्ति क्रिया के अंतर्गत मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु ने भाग ले लिया है, तो मस्तिष्क का इसमें कोई रोल नहीं होता, तो मस्तिष्क का इसमें कोई भाग नहीं आएगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई। तो जो प्रतिवृत्ति क्रिया है वो सिर्फ होती है हमारे ग्राही, ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिका है तथा मेरुरज्जु के मध्य होती है, बस इतनी। इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। ओके बच्चों, आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है ना। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा मानव मस्तिष्क। क्या है, मानव मस्तिष्क। अब जो मानव का जो हमारा मस्तिष्क है, इसकी संरचना के बारे में इसके इसके अंतर्गत बताया गया। अब जितनी भी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं सारी जाके कहाँ पे अंतपंत कहाँ पे मिलती है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, अंतपंत कहाँ पे मिलती है, मस्तिष्क के अंदर मिलती है, ठीक है। अब मस्तिष्क में भी कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब जो ये आगे वाला जो मस्तिष्क होता है इसको तो बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। जो ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। अब जो ये यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ना तुम्हें, इसके अंतर्गत है ना जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना, इसके अंतर्गत 3 चीजें आती है। कौन कौन सी आती है पश्चिम मस्तिष्क के अंदर, एक आता है अनुमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में आता है, एक आता है अनुमस्तिष्क, एक आता है मेड्यूला, एक आता है पोन्स, ठीक है ना। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना उसके अंदर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला और एक होता है पोन्स। अब कौन क्या क्या होते हैं, कौन क्या, ये तो ना ये वाला हो गया हमारा अनुमस्तिष्क, ठीक है, ठीक है। और फिर ये हो गया हमारे मेडुला, और इसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, पोन्स, ठीक है ना। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। ये तीनों मिलके पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क जो एकदम इसके सेंटर में है वो क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और पश्चिम मस्तिष्क जो हमारे यहाँ पे पीछे की इस नीचे की तरफ है, जो यहाँ पे नीचे की तरफ है, जैसे ये है ना हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे इस साइड में, ठीक है ना। ये तो ये पीछे की तरफ है, क्या क्या इसके अंतर्गत पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक है। अब इनके कार्य क्या क्या है ये बताऊंगी। अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है, मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है, या पश्चिम मस्तिष्क का कार्य क्या है। और जो हमारा मस्तिष्क होता है ना वो किससे ढका होता है, एक बात बताओ। जो मस्तिष्क होता है वो हमारे हड्डियों के बॉक्स से बंद, हड्डियों के बॉक्स में क्या रहता है, बंद रहता है।
और इस हड्डियों के बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक द्रव्य होता है, ठीक है ना। जो हमारा मस्तिष्क है वो एक हड्डियों के बॉक्स के अंदर बंद रहता है, और इस हड्डियों के बॉक्स में क्या होता है, एक द्रव होता है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी आघात या फिर कोई चोट लगती है ना, तो वो उससे क्या करता है, जो हड्डियों का बॉक्स है और जो इसके अंदर का द्रव है वो क्या करता है, उससे क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ मांस दिखता है ना, उस मांस के अंतर्गत क्या होता है, द्रव होता है, जो हमारी किसी भी प्रकार की चोट से क्या करती है, रक्षा करती है, ताकि मस्तिष्क को किसी भी प्रकार का आघात ना हो। इसीलिए बोलते हैं कि मस्तिष्क क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर इस पे किसी प्रकार की चोट लगती है तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए क्या होता है, हड्डियों का बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, तरल द्रव्य भरा होता है, जिससे क्या करता है, उसकी चोट या किसी भी आघात से क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब हम बात करते हैं इनके कार्यों की, तीनों के, ठीक है। तो हमारा जो मुख्य जो सोचने वाला पार्ट है, जो सोचने वाला जो हम सोचते हैं वो कहाँ पर होता है, वो होता है अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत होता है। और जो भी जो क्रियाएं होती है ना, जैसे भूख लगना, सूंघना, सुनना, देखना आदि, जितनी भी जो विशिष्टीकृत क्रिया, जैसे हमको देख रहे, जैसे तुम मेरे को देख रहे हो, या कुछ भी चीज को सूंघ रहे हो, या तुम्हें ना भूख का एहसास हो रही है, तो वो कौन से भाग है ना उसके अंतर्गत आती है ये सारी चीजें। ये कार्य कौन करता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, उसके अंदर वो संकेत होता है कि हाँ अब हमें है ना, ये संकेत कहाँ पे जाएगा, अग्र मस्तिष्क में। हाँ भूख का, तब हमें पता लगेगा हाँ हमें भूख लग रही है या हम देख रहे हैं। अग्र मस्तिष्क के द्वारा ये सारी क्रियाएं होती है। तो मुख्य सोचने वाला भाग, सूंघना और देखना, सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है मध्य मस्तिष्क। और जो मध्य मस्तिष्क होता है वो सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब ज्यादातर अनैच्छिक, हमारी बिना इच्छा के होने वाली, जैसे हम पलक झपकाते हैं तो बिना इच्छा के पलक झपकती है। अगर किसी स्वादिष्ट खाने को देखते हैं, जैसे हम पलक झपकाते हैं तो बिना इच्छा के पलक झपकती है। या हम श्वास ले रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना, हम सोच के थोड़ी ना सांस लेते, बिना सोचे क्या ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं हाँ अब सांस आएगी अब नहीं आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सांस लेते हैं ना बिना सोचे समझे लेते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, जो हम बिना सोचे काम करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसके अंतर्गत कुछ ऐच्छिक क्रियाएं तथा कुछ अनैच्छिक क्रियाएं, दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। अब ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है कि भाई जैसे हमारी है ना साइकिल चलाना, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी इच्छा से चलाते हैं, तो उसमें हम बैलेंस बनाने का काम जो करते हैं ना, उसकी स्थिति को मेंटेन कौन करता है, पश्चिम मस्तिष्क करता है, ठीक है। और ऐच्छिक क्रियाओं में क्या आ गया कि भाई जब है ना हम किसी स्वादिष्ट खाने को देख के हमारे मुंह में क्या आने लगती है, लार आने लगती है, तो ये क्या होगी, हमारी एक अनैच्छिक क्रिया होगी। हम सोचते थोड़ी नहीं अब लार आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, वो अपने आप ही आने लगती है। तो ये सब जो क्रियाएं वो किसके अंतर्गत आती है, पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आती है, ठीक है। और जिसमें से जो ये अनुमस्तिष्क है ना, वो क्या करता है, ये अनुमस्तिष्क का एक विशिष्ट कार्य है। ये क्या करता है, जो शरीर की जो स्थिति है ना उसको बनाए रखता है। ऐसा थोड़ी ना हम चलते चलते गिर जाते हैं, नहीं, हम अपनी जो बॉडी है, बॉडी का बैलेंस लेके चलते हैं। वो बैलेंस कौन से अंग के द्वारा होता है, हमारे शरीर का संतुलन किस अंग के द्वारा किया जाता है, वो है मस्तिष्क के कौन से, पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग द्वारा। कौन से भाग द्वारा किया जाता है हमारे शरीर का संतुलन, पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग के द्वारा संतुलन किया जाता है। बात समझ आ गई। हम आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा पादपों में समन्वय। अब मनुष्यों में भी तो नियंत्रण समन्वय होता है, अब पादपों में भी इस प्रकार की चीजें होती है, तो हम अगला टॉपिक बोलेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पादपों में समन्वय। अब देखो कि जैसे जंतुओं में जो समन्वय होता है वो किसके अंतर्गत होता है, तंत्रिका कोशिका करती है नियंत्रण तथा समन्वय। जबकि पादपों में ऐसा कोई भी कोशिका नहीं होती, या ऐसी कोई भी कोशिका नहीं होती जो क्या कर सके, नियंत्रण तथा समन्वय। तो उनमें पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय नहीं कैसे होता होगा, क्योंकि उनके अंदर तो कोई नियंत्रण तथा समन्वय करने के लिए कोई विशिष्ट कोशिका नहीं होती है। जैसे जंतुओं में होती है ना तंत्रिका कोशिका नियंत्रण तथा समन्वय करने के लिए, तो पादपों में ऐसी कोई विशिष्ट कोशिका नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, नियंत्रण तथा समन्वय के लिए, जैसे कोई सेल है या कोशिका है, तो वो क्या करते हैं, एक कोशिका से जैसे भी जो रसायन होता है या कोई सूचना होती है, वो क्या करते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण करके क्या करते हैं, पादपों में समन्वय करते हैं। क्या करते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण करके सूचनाओं का पादपों में समन्वय करते हैं, ठीक है। अब जो सूचना का स्थानांतरण कर रहे हैं तो वो है ना वैद्युत रसायन के रूप में करते हैं, ठीक है। जो सूचना को जो स्थानांतरण कर रहे हैं वो वैद्युत रसायन के रूप में क्या करते हैं, सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं। कैसे करते हैं, एक सेल से, जैसे ये कोशिका है, एक सेल से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका में, इस प्रकार का क्या करते हैं, स्थानांतरण। इसके अलावा एक अन्य तरीका भी है इनमें पादपों में समन्वय का। कैसे है कि मान लो उन्हें है ना कोई भी सूचना देनी है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से, तो वो क्या करते हैं,
ना उनके पादपों में क्या होता है, जल होता है, तो फिर वो जल में ना फूलने अपने जो अंग होते हैं उनको फूलने तथा सिकुड़ने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, फूलने तथा सिकुड़ने के अंतर्गत अगर मान लो कोई सूचना आ रही है तो कोशिकाएं क्या हो जाती है, पानी बाहर निकाल देती है, या फिर है ना उनकी खुद की अपनी एक क्या क्रिया प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत अगर कुछ विशिष्ट कार्य होता है तब तो सूचना वो क्या कर देती है, पानी बाहर निकाल देती है, तो पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी क्रिया हुई है। ठीक है बच्चों, तो अपनी है ना जल की मात्रा में क्या करके परिवर्तन करके अपनी आकृति को क्या कर देते हैं, ये बदल देते हैं, और इस प्रकार से भी क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। एक तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, और दूसरा अपने है ना अंगों में आकृति में जल के द्वारा परिवर्तन करके भी क्या करते हैं, सूचनाओं का समन्वय करते हैं। अब पादपों में गति भी होती है, क्या होती है, गति होती है। हम देखते हैं पादप बढ़ते हैं, लंबे होते हैं, और वो गति कैसी कैसी होती है, क्योंकि ना गतियां होती है पादपों में। तो मेन मुख्य तो कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, उसके अलावा भी होती है बहुत सारी, पर मुख्य कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रकाशानुवर्तन गति, क्या होती है, प्रकाशानुवर्तन गति होती है, ठीक है, ठीक है, और दूसरी होती है गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है ना, ठीक है। तो 2 प्रकार की गतियां होती है, एक तो प्रकाशानुवर्तन गति होती है और एक गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। अब जो प्रकाशानुवर्तन, नाम देखो प्रकाश अनुवर्तन, तो प्रकाश की ओर होने वाली गति। अब देखो पौधा क्या होता है कि ये मान लो ये कोई प्लांट है, हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर क्या ले लिया, एक प्लांट ले लिया, ठीक है, अब प्लांट ले लिया, अभी हमने ले लिया इसके अंतर्गत प्लांट ले लिया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, प्रवाह हो गया, प्रवाह मतलब पत्ती वाला भाग, ठीक है, प्रवाह कौन सा होता है, पत्ती वाला भाग क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट मतलब सूरज की किरणें आ रही है, ठीक है, सूरज की किरणें आ रही है, किरणें आ रही है, तो अब रोशनी आ रही है ना, तो ये क्या प्रवाह क्या है, ऊपर की तरफ मुड़ गया, प्रवाह क्या मुड़ गया, ऊपर की तरफ, जो रोशनी है ना, जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरफ क्या हो गया, मुड़ गया। तो ये जो गति हो रही है वो कैसी होगी, प्रकाश की ओर होने वाली गति को क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन। वह गति जिसके अंतर्गत पादप का प्रवाह भाग प्रकाश की ओर गति करता है तथा उसका जो मूल भाग मतलब जड़, जो उसका मूल भाग है वो प्रकाश से क्या करता है, दूर गति करता है। प्रवाह भाग वह गति जिसके अंतर्गत पादप का प्रवाह भाग प्रकाश की ओर गति करता है, जबकि जो उसका मूल भाग है वो प्रकाश से दूर गति करता है। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन गति। अब दूसरी गति है गुरुत्वानुवर्तन गति। तो नाम से ही देखो गुरुत्वानुवर्तन गति, तो यह गति होती है इसके अंतर्गत जो पादप में क्या होती है, ये देखो ये पत्ती आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब पादप में क्या होती है, जड़ें होती है, और जड़ें कहाँ पर जाती है, जमीन के अंदर जाती है। ये देखो ये जो जड़ें हैं कहाँ पे गति कर रही है, जमीन के अंदर गति कर रही है, क्योंकि क्या है, जमीन में क्या लग रहा है, धरती पृथ्वी पे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गति कर रही है, जबकि जो पत्तियां है ना वो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध गति करती है, गुरुत्वाकर्षण से दूसरी दिशा में गति करती है, ठीक है ना। वह गति जिसके अंतर्गत मूल या जड़ गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है तथा प्रवाह गुरुत्वाकर्षण से दूर गति करता है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन गति। सिंपल सी बात है। वापस देखो, प्रकाशानुवर्तन गति में जो पौधे का जो प्रवाह है प्रकाश की ओर गति करता है और जो मूल है वो प्रकाश से दूर गति करती है। गुरुत्वानुवर्तन गति में जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करती है, जबकि जो प्रवाह वो गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में तथा उससे दूर गति करता है। बात समझ आ गई, ये 2 प्रकार की गति है। अब अगला टॉपिक लेते हैं हमारे, अगला टॉपिक है पादप हार्मोन। क्या नाम है, पादप हार्मोन। अब देखो इसी प्रकार से हमें ना पादप हार्मोन करें उससे पहले हमें ना 1-2 गति और देख लेते हैं। एक तो है जलानुवर्तन गति, क्या है, जलानुवर्तन गति, ठीक है, और एक है रसानुवर्तन गति। अब देखो नाम ही देखो तुम, क्या है नाम ही क्या है इनका, जलानुवर्तन मतलब जल की ओर होने वाली पौधे के जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन तथा इसी तरह रसायन, पौधे में रसायन की ओर होने वाली गति क्या होती है, रसायनुवर्तन गति होती है। बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे पादपों में हार्मोन कौन कौन से होते हैं। अब देखो पादप हार्मोन शुरू करें उससे पहले मैं आपको पादपों में समन्वय के एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, ठीक है,
तो छुई मुई का पौधा होता है, उसको अगर हम लोग अपने हाथों से छूते हैं ना तो छुई मुई का पौधा क्या करते हैं, अपनी जो पत्तियां होती है उसको क्या कर लेता है, समेट लेता है, अपनी अपनी पत्तियों क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। ठीक है, छुई मुई के पौधे को छूते हैं जब, ठीक है। अब वो मोड़ता क्यों है, उनमें क्या हुआ, कोई ना कोई संकेत गया तो वो क्या कर देती है, जो पत्तियों के अंदर जल है जो वो अपनी तरफ खींच लेती है और पत्तियां क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, और जब वो संकेत ऐसा है कि वापस थोड़ा नॉर्मल से होने वापस पत्तियों में पानी डाल देती है और पत्तियां वापस नॉर्मल हो जाती है। इसी में क्या करते हैं, पादप भी क्या करते हैं, समन्वय करने का कार्य करते हैं। तो छुई मुई का एक पौधा है, वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है पादपों में समन्वय का। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक आएगा पादपों में हार्मोन। अब देखो पादपों में जो ये नियंत्रण तथा समन्वय है वो कोशिका के द्वारा या फिर है ना जलों के द्वारा, इस प्रकार का जो है ना जो नियंत्रण तथा समन्वय है वो क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई है ना कठिन होता है, तो जिसके कारण पूरे पादप तक ऐसा पूरा समन्वय संभव नहीं, क्योंकि पौधे बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक इतना स्थानांतरण होना भी बहुत मुश्किल है और जल के द्वारा भी ऐसा करना मुश्किल है। तो इसकी वजह से इनमें क्या होता है, पादपों में क्या होता है, नियंत्रण तथा समन्वय करने के लिए क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना, तो दूसरी चीज क्या आ गई हमारे पास, नियंत्रण तथा समन्वय के लिए हार्मोन्स आ गए। ठीक है, तो जिनमें से एक पादप हार्मोन है ऑक्सिन, क्या है, ऑक्सिन है, एक पादप हार्मोन है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करता है, ये होता है हमारे जैसे पौधा होता है ना, पौधे की जो ये परो, मान लो ये कोई परो है, परो मतलब जिसके ऊपर पत्ती लगी हुई है। ठीक है, मान लो ये परो है, ये क्या परो का टिप है, टिप मतलब अग्रभाग। ठीक है ना, परो के अग्रभाग में, ठीक है ना, ऑक्सिन है जो परो के अग्रभाग में क्या होता है, संश्लेषित होता है। क्या होता है, परो के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। अच्छा, एक हार्मोन के बारे में आपको एक बात बता दूं, जो हार्मोन है ना वो अपने कार्य क्षेत्र मतलब जहां पर उनका काम है ना उससे क्या होता है, दूर संश्लेषित होते हैं, दूर निर्माण होते हैं और दूर उनका बनना होता है। ठीक है ना, जो कार्य क्षेत्र होता है उनसे क्या बनते हैं, दूर बनते हैं और फिर विसरण के द्वारा क्या आते हैं, अपने लक्ष्य अंग तक आते हैं। हार्मोन का काम, ये हार्मोन क्या होते हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र से दूर संश्लेषित होते हैं तथा विसरण के द्वारा कहां पर आते हैं, अपने लक्ष्य अंगों तक आते हैं। तो इसी तरह जो ऑक्सिन है वो कहाँ बनता है, प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होने के बाद जब जरूरत पड़ती है तो ये हार्मोन पूरे पादप में विस्तृत, जहां जहां पे इसको जरूरत पड़ती है, जहां जहां पर अगर कोई सूचना आती है तो उसके अंतर्गत वहां तक क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, विस्तृत होता है। तो ये इसका जो मेन मुख्य कार्य क्या है, निर्माण कहाँ पे होता है, प्रवाह के अग्रभाग में होता है, फिर विसरण के द्वारा पादप के अन्य भाग में जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, ये क्या करता है, कोशिकाओं की ये क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है ना, मान लो कोई कोशिका है तो उसकी क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है। ठीक है ना, लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है ऑक्सिन। और दूसरा हार्मोन आ गया हमारे पास जिब्रेलिन, क्या आ गया, जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन है ये क्या करता है, ये करता है तने की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है ना, ये तने की वृद्धि में, ये क्या होता है, तने की वृद्धि में क्या है, सहायक है। ये तने की वृद्धि में क्या है, सहायक है। अब तीसरा आ गया हमारे पास हार्मोन साइटोकाइनिन, क्या हार्मोन आ गया, साइटोकाइनिन हार्मोन आ गया। तो ठीक है, जिब्रेलिन है वो क्या करता है, तने की वृद्धि करने में सहायता करता है। जैसे तने का वृद्धि हो रहा है तो जिब्रेलिन हार्मोन है तो वृद्धि क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। और जो तने की वृद्धि हो रही है वो कौन से हार्मोन की उपस्थिति में हो रही है, तो हम बोल सकते हैं जिब्रेलिन। अगर कोशिका की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो कौन से हार्मोन की उपस्थिति में, ऑक्सिन। और अगर कोशिका का विभाजन है ना, साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, कोशिका विभाजन में क्या करता है, मदद करता है। कोशिका अगर कहीं पर भी पादप में अगर कहीं पर भी कोशिका विभाजन हो रहा है तो वो कौन से हार्मोन के अंतर्गत हो रहा है, साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन हो रहा है अगर कहीं पे भी पादप के कहीं पे भाग में तो कौन से हार्मोन के अंतर्गत हो रहा है, साइटोकाइनिन। अब देखो जो कोशिका विभाजन होता है ना उसके अंतर्गत है ना जो द्रव होता है ना, द्रव का जो विभाजन होता है ना उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी के नाम पे द्रव के विभाजन के, जो इंग्लिश में जो द्रव का विभाजन का जो नाम है उसी के नाम पर इसका हार्मोन का नाम पड़ गया क्या, साइटोकाइनिन। ओके बच्चों, अब हमारा आ गया हार्मोन नंबर 4, इसका नाम है एक्सिसिक।
विभाजन, तो साइटोकाइनिन मतलब कोशिका विभाजन में सहायक। अब एब्सिसिक हार्मोन क्या होता है, या एब्सिसिक अम्ल भी बोलते हैं इसको एब्सिसिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यह है कि ये क्या करता है, हमारे जितने भी जो कोशिका में वृद्धि कर रहा है, लंबाई में, कोशिका की लंबाई में वृद्धि कर रहा है, या तने की वृद्धि कर रहा है, या कोशिका विभाजन में सहायक है, तो एब्सिसिक हार्मोन क्या करता है, या अम्ल क्या करता है, कोई भी अगर जो लंबाई में वृद्धि है ना, वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक हार्मोन। अब ज्यादा वृद्धि भी काम की नहीं है किसी भी चीज की। अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा है तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा एकदम क्या ना एवरेज हाइट, अच्छी हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो पौधा क्या ज्यादा लंबा भी ना हो और कोशिकाओं में जो वृद्धि है वो ज्यादा भी जो कोशिकाओं की जो लंबाई में वृद्धि वो ज्यादा ना हो, उसको रोकने के लिए एक हार्मोन होता है, वो क्या होता है, एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन क्या करता है, पादपों में वृद्धि रोकने का कार्य कौन करता है, एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है। ये सारे तो क्या करते हैं, लंबाई में वृद्धि, कोशिका की लंबाई में वृद्धि, तने की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, पर ये इसका सबका उल्टा काम करता है और क्या करता है, पादपों में वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, ठीक है ना। अगर मान लो एब्सिसिक हार्मोन आ जाए, कहीं वृद्धि हो रही है, एब्सिसिक हार्मोन आ जाए तो पादपों की वृद्धि रुक जाएगी। अब रुकेगी तो क्या होगा, रुकेगी तो वहां से कुछ चीजों की कमी हो जाएगी, तो जिससे कारण मान लो अगर पत्तियों में वृद्धि रुक गई, एब्सिसिक हार्मोन आ गया, वृद्धि रुक गई, तो पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। इस कंडीशन में बात समझ आ गई, ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं में हार्मोन। हमने देखा था पादपों में हार्मोन देख लिया, पादपों में गति देख ली, अब हम बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन। तो अब क्या है कि भाई जंतुओं में हार्मोन नियंत्रण तथा संवर्धन के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी एक पॉइंट उठता है या क्वेश्चन उठता है कि इसीलिए क्यों आवश्यक है। ये इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है ना, वो एक टाइम में एक ही आवेग ले सकती है या विद्युत आवेग ले सकती है और उसको ही पूरा करेगी, फिर उसके बाद ही दूसरा लेगी, ऐसा होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है कि भाई हमें ना कोई तुरंत ही कोई दूसरा काम करना है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई वो एक टाइम में एक ही आवेग लेती है और दूसरा आवेग लेने के लिए वो क्या दूसरी बार आती है, ठीक है ना, वो पूरा करने के बाद दूसरा आवेग लेती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या विकसित हुआ, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन विकसित हुए। ये हार्मोन कहाँ पे निर्मित होते हैं, ग्रंथियों में निर्मित होते हैं, ठीक है। ग्रंथियों में क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। जो इनका कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ये जो इनका जो निर्माण है वो क्या होता है, कार्य क्षेत्र से दूर होता है और फिर रक्त में विसरण के द्वारा क्या होते हैं, हमारे लक्ष्य अंग तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। रक्त में विसरण के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंच जाते हैं। जो ये हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रंथियों के अंदर संश्लेषित होते हैं और कोई भी नलिका विहीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्मोन को लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने के लिए कोई विशिष्ट नलिका होती है, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता कि कोई हार्मोन को पहुंचाने के लिए कोई विशिष्ट नलिका नहीं होती। ये कैसे जाते हैं, ये रक्त के द्वारा ही परिवहन करते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। जो हार्मोन होते हैं वो किस में संश्लेषित होते हैं, ग्रंथियों में संश्लेषित होते हैं और उसके बाद इनको ना संश्लेषण को स्त्रवण के लिए कोई विशिष्ट नलिका नहीं होती और ये इनका जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा ही इनका परिवहन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हार्मोन होते हैं जंतुओं में वो कैसे होते हैं, जो हार्मोन का जो स्त्रवण कैसा होता है, नलिका विहीन होता है और इनका निर्माण किसमें होता है, ग्रंथियों में होता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई हार्मोन को स्त्रवण करने वाली ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम है, अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये कहाँ पर होती है, ये जो हमारा किडनी होता है, जैसे यहाँ पे होता है किडनी के ऊपर की तरफ, जैसे किडनी है, किडनी में ऊपर की तरफ ऐसी एक टोपी नुमा ग्रंथि होती है, उसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। टोपी नुमा ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन। ये एड्रीनलिन हार्मोन रक्त के द्वारा लक्ष्य अंग तक जाता है। इसका लक्ष्य अंग क्या होता है, हृदय तथा पेशीय उत्तक क्या होते हैं, इसके लक्ष्य अंग होते हैं। ये क्या करता है, हृदय के अंदर धड़कन को बढ़ाने का काम करता है। अगर धड़कन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर धड़कन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा होगी तो हमारी जो सेल्स है उसको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। अगर तुम कहीं से भाग के, मतलब ऐसा है कि तुम दौड़ते दौड़ते रनिंग करते आ रहे हो या कहीं पे भी कोई है ना ऊपर सीढ़ियों से तेजी से उतर रहे हो, फिर तुम्हारी सांस फूल जाती है तो बॉडी को क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको कवर अप करने के लिए। जितनी भी ऑक्सीजन हमने एनर्जी के रूप में वेस्ट कर दिया, अब क्या उसको कवर अप करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है और वो क्या करता है, धड़कन को बढ़ाता है। तभी तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, धड़कन को बढ़ाता है और जिसे हम जोर जोर से सांस लेते हैं और हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करता है, पूरा करने का काम करता है। बात समझ आई। और दूसरा हार्मोन है, दूसरी ग्रंथि है हमारी अवट्टु ग्रंथि। क्या है, अवट्टु ग्रंथि। इसको
इसको थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। अवट्टू ग्रंथि ये कौन से हार्मोन का स्त्रावन करती है? थायरॉक्सिन। कौन से हार्मोन का स्त्रावन करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावन करती है ये। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो है ना किसकी उपस्थिति में संश्लेषित होता है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना वो आयोडीन की उपस्थिति में क्या होता है? संश्लेषित होता है। अगर मान लो हमारे भोजन के अंदर आयोडीन नहीं है तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो संश्लेषित नहीं हो पाएगा। वो संश्लेषित नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन में हमें एक रोग हो जाता है। उस रोग को क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं, गलगंट। नाम तो सुना होगा गलगंट, ठीक है ना। उस कंडीशन में कौन सा रोग हो जाता है? गलगंट रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमारा जो खाना है वो आयोडीन युक्त क्यों होना चाहिए? इसीलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आयोडीन युक्त खाना होगा तो किसका निर्माण होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा। इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य है कि भाई ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है, बॉडी तापमान का क्या करता है? शरीर तापमान का नियंत्रण करने में, और जो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, उसका उपापचय करने में भी क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बात समझ आए? अब हम अगला लेते हैं हमारा पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन का स्त्रावन करती है, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। क्या है? वृद्धि हार्मोन। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है तभी तो हमारी क्या होती है? लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर मान लो किसी बच्चे के अंदर ये वृद्धि हार्मोन कम रिलीज हो तो बताओ बच्चे में जितनी लंबाई बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ेगी और बच्चा क्या रह जाएगा? उस कंडीशन में बोना रह जाएगा, ठीक है ना। अगर ठीक है ना, बोनेपन का कारण क्या है? कि वृद्धि हार्मोन का कम रिलीज होना। और कभी कभी तुम लोगों ने देखा बहुत लंबे लंबे लोग भी होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे लोग, जैसे वो खली खली करके एक नाम का एक बंदा बहुत ही लंबा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? वृद्धि हार्मोन की मात्रा क्या है? ज्यादा रिलीज हो गई थी बचपन में, जिसके कारण वो अभी इतना लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो वृद्धि हार्मोन क्या है? हमारे शरीर की लंबाई के लिए आवश्यक है। तो ये नियंत्रण मात्रा में क्या होना चाहिए? स्रावित होना चाहिए। अब हम अगला लेते हैं वर्षण। जो वर्षण है वो क्या करता है? नर के अंदर जो वर्षण होते हैं वो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करते हैं? स्त्रवण करते हैं। कौन से हार्मोन का स्त्रवण करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ये वर्षण है वो किस में होते हैं? नर में होते हैं। वर्षण किस में होते हैं? नर में। और जो वर्षण है वो कौन से हार्मोन का स्त्रावन करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन कब स्त्रावित करते हैं? ये यौनारंभ, मतलब जब टीनेजर एज होती है ना, जैसे 12-13 साल या 14 साल, इस एज के अंदर क्या होता है? कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है नर में। पांचवा देखते हैं अंडाशय। ये अंडाशय किसमें होता है? ये किसमें होता है? मादा में होता है। मादा में होता है। तो मादा में कौन से हार्मोन का स्त्रावन होता है? एस्ट्रोजन। कौन से हार्मोन का स्त्रावन होता है? एस्ट्रोजन। जब यौन आरंभ होती है या टीनेजर एज होती है 12-13 साल की उम्र में, तब मादाओं में कौन सा हार्मोन का स्त्रावन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावन होता है, ठीक है ना। जो तुम्हें जब तुम बड़े हो रहे हो, अभी तुम बड़े हो रहे हो, तो तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो तो वो किसके कारण है? वो परिवर्तन इन हार्मोन्स के कारण ही हो रहे हैं। नर में तो टेस्टोस्टेरोन और मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला लेते हैं अंगनाशय हार्मोन। कौन सा? अंगनाशय हार्मोन। तो हमारी अगली जो ग्रंथि है वो क्या? अंगनाशय हार्मोन नहीं होता बेटा। अंगनाशय क्या होती है? ग्रंथि होती है। ये भी कहाँ होती है? किडनी के पास ही होती है। और ये क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। कौन से हार्मोन का स्त्रावन करती है? इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे रक्त में शर्करा होती है ना, शर्करा, शुगर, उसका क्या करता है? स्तर बनाए रखने का काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन। तुमने देखो तो जो मधुमेह के जो रोगी होते हैं ना, डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, उनको क्या करते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। इसीलिए देते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन क्योंकि उनके जो रक्त होता है उसके अंदर है ना शर्करा का स्तर सही नहीं होता, तो उसको सही करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना। उनके रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए मधुमेह के रोगियों को कौन सा इंजेक्शन देते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो इसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। कैसा लगा लाइक करना वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। आप
आपको PDF मिलता है ना, तो PDF में आपको जितना भी लिखा हुआ मिलता है ना, आपको जितने भी जो डायग्राम मिल रहे हैं, जितना भी आपको नोट्स मिल रहा है, वो सारा आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतारना है, ठीक है। और जब भी आपको स्कूल बुलाएंगे तो उसको आपकी कॉपी को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। इसलिए अच्छे से उसको PDF को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अगर उसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे स्कूल में जब भी आपको बुलाएं तो आप पूछ लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।